सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। हाथरस कांड को लेकर सियासत उफान पर है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लोगों के साथ हाथरस जाने की इजाजत दे दी। हालांकि राहुल गांधी अपने सभी 35 सांसदों के साथ हाथरस जाना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सिर्फ 5 लोगों को साथ जाने की इजाजत देकर विपक्ष को शांत कराने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। लेकिन डीएनडी फ्लाईओवर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्योंकि कार्यकर्ता यहां से वापस जाने के लिए तैयार नहीं थे। इससे कई दिनों बाद प्रशासन ने मीडिया को भी पीड़ित परिजनों से मिलने की इजाजत दी। हाथरस की पीड़िता के परिवार से उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी और डीजीपी एचसी अवस्थी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद आला अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर वो पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पूछा कि उनकी बेटी का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार क्यों कर दिया गया। साथ ही डीएम के रवैये की भी शिकायत की। परिवार के मुताबिक आला अधिकारियों ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया और इस दौरान परिवार ने शव की एक भी तस्वीर मांगी ताकि घर पर वो क्रियाक्रम कर सके। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथरस कूच पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका वाड्रा राजस्थान के मामले पर वहां के सीएम को फोन करें। उन्होंने कहा कि मामले की जांच एसआईटी को दी गई है और जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि पीड़िता को इंसाफ जरूर मिलेगा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की। मैं महिला आयोग के जितनी भी गतिविधियां उसमें हस्तक्षेप संवैधानिक तौर पर नहीं करती, लेकिन महिला आयोग ने मुझे सूचित किया कि पहले दिन से ही जिला प्रशासन के साथ, प्रदेश की सरकार के साथ उन लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि पीड़िता को न्याय मिले। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और देखा भी कि मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है। मेरी जानकारी में आया है कि कल ही एसपी के खिलाफ उस जिले की कार्रवाई हुई है। मेरा ये मानना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय ना मिले, इस प्रकार की साजिश रची गई। अगर इस बार नहीं तो एक और बार ट्राई करेंगे। आप अगर इस बार फिर से पैदल चलना पड़ा तो आप लोग तैयार हैं? कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के आक्रामक तेवर की तारीफ कर रहे हैं। इनका मानना है कि कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर आक्रामकता बेहद जरूरी है, जबकि आरपीआई अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हाथरस से जाने के लिए हमारा नेता राहुल जी, प्रियंका जी सारे रास्ते पे है। उन्हीं की नेतृत्व में हम लोग जाने का पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ घेराबंदी करके रख रहे हैं। ये आदित्यनाथ की सरकार डरते हैं राहुल जी को, प्रियंका जी को, कांग्रेस पार्टी को, इसलिए हमें जाने में रुकावट पैदा करते हैं। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कल वहाँ जा रही थी, लेकिन वहाँ 144 कलम था और परमिशन लेकर उन्होंने जाने की आवश्यकता थी, लेकिन वहाँ एसआईटी का काम भी चल रहा था और उनकी पूछताछ हो रही थी। तो वहाँ कोई सभी मेहमानों को जाना आने में मतलब उसमें इन्वेस्टिगेशन में तकलीफ होती थी, इसीलिए मतलब राहुल जी को, प्रियंका जी को जाने नहीं दे दिया। और वहाँ जो धक्का बुक्की हुई बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि वहाँ उनके साथ लोग थे, वो एकदम आगे पीछे चल रहे थे और पुलिस तो जब वो एकदम फोर्सफुली जा रहे थे तो पुलिस ने रोकने का काम किया था, लेकिन पुलिस ने उनको धक्का दिया। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। ऐसे नेता को क्यों धक्का दे सकते हैं? हाथरस पर हो रही राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बता दें, वैभव अग्रवाल, स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ेंगे। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मनोज यादव, लीडर समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद रहेंगे। संध्या दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगी। रमेश अवस्थी, जो कि हमारे सहारा न्यूज़ नेटवर्क के ग्रुप एडिटर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा
कुशवाहा, निर्भया केस जिन्होंने लड़ा था, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी, स्वागत है आपका। हमारे संवाददाताओं की फौज जो है वो ग्राउंड जीरो से, आलोक गुप्ता संवाददाता लखनऊ से, अल हमरा खान संवाददाता लखनऊ से, धीरेन्द्र सिंह संवाददाता अलीगढ़ से और चारुल शर्मा हाथरस से, और साथ ही साथ अनिल शर्मा भी हमारे संवाददाता हाथरस से मौजूद रहेंगे। सबसे पहले रमेश जी, आपका रुख करना चाहूंगा। गैंग रेप होता है, पीड़िता की मौत होती है, शव आधी रात को जला दिया जाता है, परिवार में गुस्सा होता है, पूरे देश में, पूरे राज्य में गुस्सा है। अब क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फेस सेविंग की कोशिश कर रही है? आनन फानन में विपक्ष को भी परिजनों से मिलने की इजाज़त दे दी गई है, शांत रहे विपक्ष भी और तमाम तरह से ये मुद्दा अब शांत हो। देखिए भूपेश जी, मेरा मानना है कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। निश्चित रूप से बड़ी घटना है, और जिस तरह से शुरुआती दौर में प्रशासन की जो गलतियां रही हैं, मुझे लगता है उन गलतियों का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और सरकार को भुगतना पड़ रहा है। और सरकार ने जब अपने स्तर से इसकी जांच की तो पाया कि प्रशासनिक अधिकारी कहीं न कहीं इस घटना में दोषी थे, कहीं न कहीं उनकी लापरवाही रही है। उसी लापरवाही के चलते ही भारतीय जनता पार्टी या सरकार की ये जो शीशा लेदर हुई है, मुझे लगता है कि जो स्थानीय स्तर पर डीएम और एसएसपी थे, उनकी गलतियां रही हैं कि उन्होंने चाहे मीडिया से दूरी बनाई रही या जो भी कार्रवाई उन्होंने की है वो प्रशासनिक स्तर पर और शासन स्तर पर वो कम्युनिकेशन नहीं रहा उनका। और आज मुझे लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने परिवार को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की, चाहे नौकरी देने की बात कही, मकान देने की बात की, साथ में एसआईटी की टीम का गठन हुआ है, डीजीपी स्वयं पहुंचे हैं, अवनीश अवस्थी जी स्वयं पहुंचे हैं, तमाम आला अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिवार को मिल रहे हैं। यहाँ तक कि जो मीडिया पे बैन जिला प्रशासन लगा रखा था, उस मीडिया पे बैन को भी हटा दिया है। मीडिया के लोग मिल रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं। अब मुझे लगता है कि भरपाई हो रही है, और जिस तरीके से प्रशासन और शासन ने कार्रवाई अब की है, मुझे लगता है कि अब इससे ज़्यादा और कार्रवाई नहीं हो सकती है, और धीरे धीरे जो मरहम है पर परिवार पे लगाया जा रहा है। भूपेश जी, आऊँगा आपके पास। सीमा कुशवाहा हमारे साथ मौजूद है, निर्भया का केस लड़ने वाली जाबाज वकील। सीमा जी, आपके पास भी आऊँगा, लेकिन इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाताओं की फौज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले रुक करूँगा चारुल का। चारुल, समझना चाहेंगे पिछले 24-48 घंटे में वहाँ पर क्या रुख रहा है? हाथरस में पहले हाथरस को किले में तब्दील कर दिया गया था, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, परिजनों से किसी की मुलाकात की संभावना नहीं दिखाई दे रही थी। फिलहाल आप क्या अब चेंजेस वहां पर देख रही हैं? भूपेश जी, जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि जब सूबे के 2 बड़े अधिकारी आते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं और उसके बाद पीड़ित परिवार जो है वो खुद को नजरबंद कर लेता है, मीडिया से बात करने से सीधे तौर पर इनकार कर देता है। हम लगातार तभी से यहाँ पर जो भी ग्रामीण है उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन तारा से कहूंगी कि वो जगह दिखाए जहाँ पर हम मौजूद हैं। अब से अगर आप थोड़ी सी दूर देखते हैं तो ये जो कैन आप देख पा रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पुलिस प्रशासन ने पीड़िता का अंतिम संस्कार किया था। जो तमाम बातें थी कि ग्रामीणों से छिपाकर अंतिम संस्कार किया गया था। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, आप मेरे साथ देख सकते हैं। मैं तारा जी से कहूंगी कि दिखाएं कि यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ भी मौजूद हैं। हमने इनसे जानने की कोशिश करी कि आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था कि इतना बड़ा मुद्दा ये बन गया, और आखिर इस मामले की तह तक अगर जाएं तो हकीकत क्या है। क्योंकि हमने यहाँ सभी से बात करी है, पीड़ित पक्ष खुद को सही बता रहे हैं और आरोपी पक्ष सीधे तौर पर तमाम आरोपों से इनकार कर रहे हैं, तमाम आरोपों को निराधार बता रहे हैं। ग्रामीणों की बात कर लें तो ग्रामीण भी इस सवाल को लगातार उठा रहे हैं कि आखिर क्यों पीड़ित पक्ष नार्को टेस्ट कराना नहीं चाह रहा, आखिर क्यों सीबीआई जांच की मांग जो है उसे हमेशा इनकार कर रहा है। मैं ग्रामीणों से आपकी बात कराना चाहूंगी जी। अगर हम उस घटनाक्रम की बात करें जिसने पूरी सियासत को हिला दिया है, अधिकारी अभी आए थे, कुछ ही देर में यहाँ राहुल गांधी भी आने वाले हैं, आखिर सच क्या है? हर किसी की जुबानी कुछ अलग ही पता चल रहा है। मैडम, जो 14 तारीख को घटना है उसमें एक लड़का है संदीप, जिसके नाम दर्ज एफआईआर हुआ था, जिसमें लड़की ने खुद वहाँ बयान दिया है कि मेरा गला दबा रखा था संदीप ने। उस गला दबाने की ही घटना में एफआईआर हुई और SC एक्ट के तहत एफआईआर हुई थी। उसके बाद कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा राजनीति की गई और 22 तारीख को एफआईआर हो रहा है, जिसमें कि आरोपी में बताया जा रहा है एक लड़का है रामू, वो एक फैक्ट्री में काम करता है, जिस फैक्ट्री में उस टाइम मौजूद था। फैक्ट्री मालिक दावा कर रहे हैं इस चीज़ का, और वीडियो जो कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है वो भी देने, CCTV फुटेज देने के लिए तैयार हैं वो। और लवकुश ने उस लड़की को पानी पिलाया, लवकुश की माँ ने मंगाया था पानी उस लवकुश से, उस लड़की को पानी पिलाया। तो क्या लवकुश ने उसे पानी पिलाया तो वो पानी जहर बन गया लवकुश के लिए? ये जानना चाहते हैं मैडम जी।
हर ग्रामीण व्यक्ति, क्षेत्रीय व्यक्ति यही चाहता है कि सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो। पीड़ित परिवार क्यों नार्को टेस्ट से इनकार कर रहा है? जी। नार्को टेस्ट हो, दोनों पक्षों का हो। क्या आपकी भी यही मांग है, नार्को टेस्ट और सीबीआई की? यस मैम, नार्को टेस्ट की मांग है, क्योंकि नार्को टेस्ट को जो पीड़ित परिवार है वो क्यों इनकार रहे हैं? अगर उनके साथ लड़की के साथ रेप हुआ है या कुछ भी गलत हुआ है तो वो तो खुद अपने आप को नार्को टेस्ट के लिए तैयार कर लेना चाहिए उनको खुद। लड़के के परिवार वाले हैं वो यही चीज बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर लड़कों ने कुछ गलत किया है तो उनको गोली मार दी जाए, उनको सजा दे दी जाए। अगर लड़के निर्दोष हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए। अगर पीड़िता परिवार के लोग अपना नार्को टेस्ट नहीं करा रहे हैं तो उसमें तो लड़के के परिवार वाले हैं, लड़कों का नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। जी, तो देखा भूपेश जी, अपने एंगल काफी सारे हैं। आऊंगा यहाँ पर लोगों का कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और नार्को टेस्ट के लिए कोई मना नहीं कर सकता अगर प्रशासन चाह रहा है। तो लगातार आप नजर रखें खबर पर, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। राहुल गांधी वहां पर कुछ ही देर में पहुंचेंगे, हालांकि उनको वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले वहां पर राजनीति क्या गरमाई हुई है और परिजन किस स्थिति में है, उनसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी हम बात करेंगे। धीरेन्द्र भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं, लेकिन इस बीच सीमा कुशवाहा के पास चलेंगे। सीमा जी, आपने कभी बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, निर्भया के कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया, पूरे देश ने देखा, कई सालों तक आपने ये लंबी लड़ाई लड़ी, तमाम दबाव भी आपके ऊपर बने। इस केस को किस तरीके से देखते हैं? बताया जाता है कि वकील जब कोई पीड़ित होता है वो वकील को बताता है, उस हिसाब से केस को तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ पर अब पीड़ित नहीं है, यहाँ पर आपके सामने ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्या क्या चीज़ें आप लोग नोट कर रहे हैं और आगे किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, इसमें सर आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें आई थिंक मुझे लगता है इस केस में मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगी, क्योंकि उसका कारण ये है कि शुरू से ही इस केस में एफआईआर सही सेक्शंस में लॉन्च नहीं की गई। मैं सीओ से बात कर रही थी और भी जो एसएचओ उन सबसे बात हो रही थी, उनका कहना है कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, 34 सेक्शन है इसमें और 354 आईपीसी है जो नॉर्मल छेड़छाड़ का सेक्शन है। तो अगर इस एफआईआर के बारे में ही बात करें, इसमें SC/ST एक्ट भी लगा हुआ है कि जब मुझे डीएम ने एफआईआर दिखाई उस दिन जब मैं वहां पर मौजूद थी, तो उसमें ना तो 34 सेक्शन है कि एक से ज्यादा लोग थे, उसमें ना तो 354 सेक्शन है छेड़छाड़ का, उसमें सिर्फ SC/ST एक्ट और 307 लगाया गया है। जबकि लोगों का, पीड़ित परिवार का कहना है, उनके भाई सत्येंद्र से मेरी बात हुई है, पानी चलिए, उनसे, उनके परिवार से आपकी बातचीत हुई है और उनका ये कहना है कि सही तरीके से एफआईआर दर्ज होती, सही तरीके से, मैं बता रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। जी। उनका कहना है कि पहले ये 307 भी सेक्शन नहीं लगा रहे थे। इनका कहना था कि नॉर्मल उस लड़की को मारा पीटा है, जबकि ये चीज क्लियर हो गई कि जो बेटी 15 दिन के अंदर डेथ कर जाती है वो नॉर्मल मारपीट से कैसे डेथ कर जाएगी। तीसरी चीज इसमें इम्पोर्टेंट ये है, उस परिवार से मेरी बात हुई है, अभी उनका जो कजिन ब्रदर है, जो उनकी बुआ जी का बेटा है, दिल्ली में रहता है, जो कि शुरुआत से ही हाथरस में था, सफदरजंग हॉस्पिटल में था। उस दिन जिस बेटी को उसको जला दिया गया, उस टाइम भी वो वहां पर मौजूद थे, घर पे मतलब गांव में चले गए थे वो। उनका कहना है कि मैडम, मेरी जो मामी जी हैं, मतलब जो पीड़िता बेटी थी, उसकी जो मदर है, वो बाजरे का खेत है, उससे करीब 100 मीटर दूरी पर दूसरे साइड काम कर रही थी और बेटी ये दूसरे साइड थी, और कुछ लोग आकर के चुन्नी जो उसने गले में ओढ़ रखी थी उसका पीछे से गला दबाते हुए उसको उस खेत में खींच ले गए वो अंदर, और वहां उसके साथ रेप किया। और एक और चीज मैं क्लियर कर दे रही हूँ सर, कि जो एडीजे उत्तर प्रदेश ने, जो एडीजी ने ही बोला है शायद, या आईजी ने वहां का स्टेटमेंट दिया है कि नहीं, उनके साथ रेप नहीं हुआ है, जबकि रेप की डेफिनेशन 2013 एंड 2018 में ब्रॉड सेंस में उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, बदल दिया गया। उसके लिए जरूरी नहीं है, सॉरी, मैं कुछ चीजें जो हैं उसमें आईपीसी के उस प्रोविजंस में मैं बताना चाहूंगी कि पेनिट्रेशन उसमें कंपलसरी नहीं है कि अगर किसी का रेप किया जाता है। अब मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि उसकी रेप की पुष्टि नहीं हुई है। तो रेप की पुष्टि कैसे होगी जब कोई भी फिंगरप्रिंट या जो भी लड़के थे जिन्होंने अगर ये क्राइम किया है, वहां पर वो सारे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं।
आप करीब 10 दिन बाद या जब उसकी बेटी की डेथ होगी 15 दिन बाद वो पोस्टमार्टम हो रहा है, तो कैसे डायग्नोज ये चीजें हो पाएंगी कि चलिए बहुत सारे सवाल हैं जो तो जो ठीक तरीके से शायद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। कई सबूत ऐसे थे जिनसे छेड़छाड़ की गई और जो सबूत मिट भी गए होंगे, लेकिन बावजूद उसके लंबी लड़ाई लड़ेंगी, ये सीमा कुशवाहा का कहना। सीमा जी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। और इस बीच वैभव अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। वैभव जी, विपक्ष कह रहा है गैंगरेप हुआ, पीड़िता की मौत हुई, शव आधी रात को जला दिया गया। अगर विपक्ष आवाज उठाए तो उसे आप राजनीति बताते हैं। कैसा शासन, कैसा प्रशासन, जवाब दीजिए। नमस्कार भूपेश जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे राज्य में ऐसा हुआ और उस पे इल्जाम लगे, उसके लिए मेरे ख्याल से मुझे बड़ा शौक है। और पीड़िता के साथ जो हुआ वो मेरे ख्याल से किसी के साथ नहीं होना चाहिए। दुश्मन दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये चीज हमारे देश में कब हम इसको समझेंगे और कब हम इसको क्रियान्वित करेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन पहले से रेट ऑफ हैज रिड्यूस्ड। मुझे आशा है कि आगे चल के हम सही करेंगे। अब जहां तक प्रदेश सरकार की बात है, नहीं उससे पहले मैं सीमा कुशवाहा जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पहले निर्भया का केस लड़ा और सबने देखा, उन्होंने बड़ी हिम्मत से, बड़े ढांढस से केस लड़ा और उसको अपनी चरम तक पहुंचाया। एक लीगल तौर पे सारे प्रेशर हैंडल किए, सब कुछ किया और आज ये केस भी उनके पास है और मैं उनको शत प्रणाम करना चाहता हूँ कि वो इस केस को भी हैंडल कर रही हैं और मुझे आशा है कि इंसाफ मिलेगा। चलिए आऊंगा आपके पास, वक्त और दूंगा आपको। सवाल भी और बड़े तीखे सवाल पूछे जाएंगे आज आपसे और मुझे लगता है आप बेबाकी से जवाब भी देंगे उनका। इस बीच अपने संवाददाता आलोक गुप्ता के पास जाऊंगा, अल हमरा भी वहां पर मौजूद हैं। आलोक, कांग्रेस ने इसको बहुत गर्मजोशी के साथ इस मुद्दे को उठाया है, बहुत जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया है। अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें, उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं वो, उनका क्या रिएक्शन है और क्या आने वाले दिनों में वो भी इस मुद्दे को उठाएंगे? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाती है। पूरा प्रयास किया था कि पीड़िता के गांव में पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और आज अनुमति लेकर राहुल गांधी चर्चा कर दी। अब कुछ ही देर में पीड़िता के परिजन उसके गाँव में पहुंचे। ये कांग्रेस का घटनाक्रम है। लखनऊ में भी ये कांग्रेस का घटनाक्रम है। लखनऊ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी ने भी कल इसी मुद्दे पर राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और अखिलेश यादव अभी भारत से बाहर हैं, कल लौटेंगे और जो जानकारी मिल रही है कि वो भी वहां से लौटने के बाद में यानी कि कल का जो कार्यक्रम की जो जानकारी मिल रही है वो हाथरस जाएंगे। और इसके साथ मायावती लगातार ट्विटर पर है, अपनी वाइट सीएनआई के माध्यम से दे रहे हैं। उन्होंने तो सीधे तौर पर सरकार पर हमला बोल दिया है और मुख्यमंत्री योगी का इस्तीफा तक मांग लिया है। जी अल हमरा भी आपके साथ मौजूद हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे, पहले मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, किले में तब्दील कर दिया गया था हाथरस को, पुलिस ही पुलिस चारों तरफ थी, बैरिगेटिंग कर दी गई थी, कोई अंदर नहीं जा पा रहा था। अभी फिलहाल क्या अल हमरा आप देखती हैं वहाँ की स्थिति को? मीडिया अंदर जा पा रही है, लोग अंदर जा पा रहे हैं, आ पा रहे हैं, परिवार से, पीड़ित परिवार से मिल पा रहे हैं? अल हमरा मीडिया को जाने की अनुमति नहीं थी। एक महिला के साथ का ये घटनाक्रम रहा है और जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सरकार की किरकिरी जितनी होनी थी हो चुकी है। सरकार अब डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, यानी कि 3 दिन से मीडिया प्रयास कर रही थी परिजनों से मिलने का, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा था। छावनी में तब्दील कर दिया गया था पूरा गांव, घर वालों को घर के अंदर बंद कर दिया गया था, मीडिया वालों को किसी को अनुमति नहीं दी गई थी। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जो हाथरस के डीएम साहब हैं उनका निलंबन क्यों नहीं किया गया, उनको अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? आईपीएस लॉबी ने भी ये मुद्दा उठाया है और आईपीएस एसोसिएशन ने कहा है कि आईएएस प्रवीण कुमार को बचाने का काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर से जाहिर है कि आईपीएस लॉबी ने ये कहा है कि डीएम के आदेश पर ही पुलिस महकमे ने ये सारी कार्रवाई की थी, लेकिन डीएम साहब पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, उनके ऊपर किस शख्स का हाथ है,
कौन है वो शख्स जो आदेश देते हैं, लड़की का आनन फानन में शव जला दिया जाता है, उसके बाद इतना बड़ा डैमेज होता है और उसको कंट्रोल करने के लिए मुआवजा देने की बात सरकार करती है। लेकिन अब ये जो बात है ये सरकार के हाथ से निकल चुकी है। आज गए हैं दोनों वरिष्ठ अधिकारी, बिल्कुल देखिए दोनों वरिष्ठ अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, खुद सीएम डीजीपी और बिल्कुल देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद खेद जताया है कि जो रेप पीड़िता थी उसकी बॉडी को जलाया गया, इसके लिए उन्होंने खेद जताया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पूरा मामला है इसको इतना सनसनीखेज बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, इसके अधिकारी जिम्मेदार हैं और इसकी जिम्मेदारी डीएम हाथरस को लेनी होगी। चलिए आऊंगा आपके पास, और भी प्रशासनिक फेरबदल हो सकते हैं, योगी का डंडा और ज्यादा चल सकता है, कई अधिकारी इसमें और नप सकते हैं, एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर बहुत कुछ निर्भर करता है, ये भी दावे किए जा रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका, कुछ देर से जुड़े आप, लेकिन अब समझना ये चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो होना था वो हो गया, जो डैमेज कंट्रोल हुआ है उस पर अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है और साथ ही साथ इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। इस पर आपका रिएक्शन? अगर कड़ी कार्रवाई हो सकती है भूपेश भाई, तो हम तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दिलवा दीजिए, कहानी खत्म हो जाए। सच बात यह है कि आप देखिए 14 तारीख से और आज तक किस तरीके से लीपापोती हो रही है, और जब निर्भया कांड होता है तब पीएम को और सीएम को टारगेट किया जाता है, और जब हाथरस कांड होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप मीडिया के साथी हमारे और सब के सब लोग डीएम को और एसपी को टारगेट करते हैं। डीएम और एसपी की हैसियत है बगैर अपने आकाओं के वो शव रात को 2:30 बजे फूंक दे। सच बात यह, अंतिम संस्कार नहीं किया गया, जला दिया गया, हमारी भाषा में कहते हैं फूंक दिया गया है। अब क्या डाल करके फूका, कौन सा विधि विधान हुआ, लड़की के परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारे पास वो लड़की का शव ही नहीं है। आप इस चीज को देखिए, ये सारी की सारी बातें क्यों उठ रही हैं? ये सिर्फ इसलिए उठ रही है कि कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश हो रही है। अब किसको बचाने की कोशिश हो रही, कौन सी गलती छुपाने की कोशिश हो रही, ये तो सूबे के मुखिया और गृह मंत्री जाने। और सूबे के मुखिया और गृह मंत्री लगातार क्या नाम चुप्पी साधे हुए थे जब तक प्रधानमंत्री जी का फोन नहीं आया। प्रधानमंत्री जी के भी मुंह में 15 दिन से दही जमी हुई थी। उसके बाद सारी एसआईटी गठित होती है। आप इस चीज को देखिए कि पिछले 3 दिन से हमारी मीडिया की लड़कियों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा था, आपके सामने है सारी चीजें। वैभव अग्रवाल बताइए क्यों ऐसा हुआ? रात को 2:30 बजे शव को जला दिया गया, उसके बाद वहां पर किले में तब्दील कर दिया गया हाथरस को, गैंग रेप हुआ, पीड़िता की मौत हो गई। अगर विपक्ष आवाज उठाता है तो ये प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि ये राजनीति हो रही है। भूपेश जी, परेशानी ये है कि कांग्रेस आज की तारीख में एक पीड़िता को अपना सपोर्ट देने के लिए 1000 लोगों के साथ रैली निकालती है। मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि वीडियो पे राहुल गांधी का कद इतना छोटा हो गया है कि अपने को ये दिखाने के लिए, उसको खबर को चलवाने के लिए कि पुलिस ने मुझे मारा, गड्ढे में पैर रख के जान के गिर के ये दिखाते हैं कि पुलिस ने मुझे मारा। चलो कोई बात नहीं, हम वो भी उन पे तरस आता है हमें कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए उनको बिल्कुल भी 5 मिनट का भी स्क्रीन टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सारे काम इस तरह हो रहे हैं, सारे मैनिफेस्टो के प्रोग्राम इस तरह करे जा रहे हैं, जो जनता से प्रॉमिस किया वो सारा डिलीवर हो रहा है, तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब जहां तक ये बात है कि मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है, रोक टोक लगाई जा रही है, किसने सही किया किसने गलत किया, देखिए हमारी तो कांग्रेस की आदत है नहीं, साफ साफ की बात है, कांग्रेस बनाम बीजेपी सही। इतने लाव लश्कर के साथ क्यों जाते हैं सुरेंद्र जी? पीड़िता के बारे में बात होनी चाहिए थी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के नारे लग रहे हैं, वहां पर आपके कार्यकर्ता इतने इकट्ठे हो रहे हैं, तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी यही तो कह रही है कि आप शांति से जाते, मिल के आ जाते, इतने लाव लश्कर के साथ जाने की क्या जरूरत थी? जवाब। भूपेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा कहे तो समझ में आती है, लेकिन आप तो मीडिया वाले नहीं, मैं यही आरोप लगा रहा हूं, ये बीजेपी का ही आरोप है, ये बीजेपी का ही आरोप है, मैं अपनी तरफ से आरोप नहीं लगा रहा, ये बीजेपी का आरोप है। ये भी देखा कि अरे भाई, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, आपने क्या कहा? मैंने कहा ये बीजेपी का ही आरोप है कि इतने लाव लश्कर के साथ जा रहे हैं। सुनिए, हम मैं उसी पर जवाब दे रहा हूं। मूल रूप से आप इस चीज को देखिए, श्री राहुल गांधी जी का उस दिन का स्टेटमेंट देखिए
कि उन्होंने कहा मैं अकेला जाना चाहता हूं, आप अकेले ले चलिए मुझे, बिल्कुल निपट अकेले, कोई सुरक्षा नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। उसके बाद शासन प्रशासन उनके साथ धक्का मुक्की करता है। खैर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कहना भी चाहिए स्क्रीन टाइम के लिए, अरे भाई आपको स्क्रीन टाइम आपका मुबारक हो, हम तो पीड़िता के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये स्क्रीन टाइम की जो आप बात कर रहे हैं, ये एक बार जरा सा उन 3 दिनों में पिछले सारे मीडिया चैनल वालों से भी पूछ लीजिए कि क्या वो स्क्रीन टाइम के लिए गांव के बाहर खड़े हुए थे? क्या उनके घर की लड़कियां, जो जितनी मेरी महिला पत्रकार मित्र हैं, वो सारी की सारी वहां इसलिए बैठी हुई थी कि उनको स्क्रीन टाइम चाहिए था? जिस तरीके की निर्लज्जता और बेशर्मी और बेहूदगी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका जवाब तो अपने आप जनता देगी, हमें इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या छुपाना चाहती है, कि भारतीय जनता पार्टी पीड़िता को न्याय क्यों नहीं दिलाना चाहती, पीड़ित परिवार को नार्को टेस्ट की धमकी क्यों दे रही है, और इस धमकी के साथ क्या नार्को टेस्ट सीएम का और पीएम का, गृह मंत्री का और उस मंत्री का भी होगा जिसने एक घटना हरदोई में बताई थी? इतने सवालों के जवाब है वैभव अग्रवाल आपके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, उत्तर प्रदेश की सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास? बिल्कुल है भूपेश भाई, और मैं मेरे काबिल मित्र सुरेंद्र जी को ये बताना चाहूंगा कांग्रेस से कि आप सुनिएगा, मेरे अगले 30 सेकंड का जो स्टेटमेंट है वो सुनिएगा, और ये मैं मीडिया पे भूपेश जी के शो पे लाइव कह रहा हूँ, सारे समय पे नेशनल चैनल है। देखिए ऐसा है, यदि योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री के रहते हुए यदि इस कार्य में ऊंच नीच होती है और ऊंच नीच पाई जाती है तो सभी के सभी इसके अंदर भुगतेंगे। आप पहले ही देख चुके हैं, एसपी से लेकर कांस्टेबल तक सस्पेंड हो चुके हैं, डीएम भी ज्यादा दूर नहीं है अगर इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है कमी है। अब मैं आपको राहुल गांधी को चैलेंज करता हूं आपके चैनल से भूपेश भाई, मैं राहुल गांधी को चैलेंज करता हूं, क्या वो ये कह सकते हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि यदि 12 में जो रेप हुआ राजस्थान में और उसके अंदर ये पाया जाता है कि सरकार ने कोताही बरती, तो क्या वो अशोक गहलोत की क्लास लगाने की हिम्मत रखते हैं? राहुल गांधी की इतनी औकात नहीं है कि वो अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ बोल पाए। मैंने बोला है योगी आदित्यनाथ के लिए, मैं सुरेंद्र राजपूत को चैलेंज करता हूं, वो बोल के दिखाए अशोक गहलोत के लिए ऐसा। सुरेंद्र जी एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, उसके बाद बाकी गेस्ट के पास जाना है। देखिए मैं आपको 2 बातें बड़ी स्पष्ट बता दूं। पहली बात कि 12 केस में सब लोग स्वतंत्र हैं, वहां जाने के लिए हमने 144 नहीं लगाई। नंबर 1, वैभव अग्रवाल जी औकात वगैरह की बातें करना आपके मुंह से शोभा नहीं देता। मैं आपको पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं कि अगर राजस्थान की सरकार की जरा सी भी कोई हीला हवाली ढील पाई जाती है तो राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूरी कांग्रेस अशोक गहलोत से, योगी आदित्यनाथ से 100 गुना कड़ी पूछताछ करेगी। आपकी औकात, आपकी हिम्मत, आपकी बेशर्मी, आपकी निर्लज्जता, आपकी बेहूदगी, आपकी किसी की हिम्मत नहीं है कि आप अपने प्रधानमंत्री से ऐसा कह सकें, आप अपने गृह मंत्री से ऐसा कह सकें और आप अपने मुख्यमंत्री से ऐसा कह सकें। ये मुख्यमंत्री जो है कहीं ना कहीं अपने अहंकार में डूबा हुआ मुख्यमंत्री है, जिसको योगी आदित्यनाथ कहते हैं। योगी आदित्यनाथ का पॉलीग्राफी आप टेस्ट यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके की हीला हवाली यहाँ पर हुई है वो बहुत निंदनीय है। बीजेपी की जब बोलने की बारी आती है तो बीजेपी कहती है राजस्थान क्यों नहीं जाते, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ऐसे में अगर राजनीतिक ज़मीन तलाशने की बात हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं, मौका संवेदनशील मुद्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करती हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी करेंगे। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह कांग्रेस ने पहल की है और अब धीरे धीरे ये मुद्दा राजनीतिकरण होता जा रहा है। मैं आज डीएनडी पे जा रहा था तो देखा कि दलित बेटी को न्याय दिलाओ। भूपेश जी यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि क्या वो दलित बेटी जिसके साथ ये अन्याय हुआ, जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसके साथ ये घटना हुई, क्या निर्भया कांड जब 16 सितंबर 2012 को हुआ था तो वो बेटी नहीं थी क्या? वो उसको बार बार दलित बेटी कहकर उसका अपमान किया जा रहा है, पूरी राजनीति की जा रही है। वो भारत की बेटी है, वो दलित की बेटी नहीं। हमारी बेटी है, आपकी बेटी समान है, तमाम बेटी की समान है। क्या वो ब्राह्मण, ठाकुर, बैस और मुसलमान की अगर बेटी होती तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं था कि हम उसके साथ खड़े होते? आज इस तरह की राजनीति की जा रही है, दलित के नाम पे राजनीति की जा रही है, दलित का नाम बार बार ये किया जा रहा है। क्या ये राजनीति नहीं है? तो मेरा भूपेश जी सबसे पहले यही कहना है कि इस मुद्दे को, इस पर बहस होनी चाहिए कि अब राजनीति करिए, उसको न्याय दिलाइए, जो लोग उसमें दोषी हैं
उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये सबका मानना है, चाहे वो कोई, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे कांग्रेस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी या सामाजिक संगठन है, सब लोग चाहते हैं कि जिसने भी उसके साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, बलात्कार किया है, जो भी घटना की है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह उस बेटी के नाम पर, दलित के नाम पर जो राजनीति की जा रही है, जिस तरह से उस क्षेत्र में नहीं, पूरे धीरे धीरे प्रदेश और देश में ये जाति जो खाई बढ़ती जा रही है, ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भारत की बेटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया, कोई दलित और किसी के लिए नहीं दिया। निर्भया कांड जब हुआ था तब कोई नहीं कहता था वो ठाकुर की बेटी है, सवर्ण की बेटी है। तो इस बेटी के अगर साथ ये अन्याय हुआ है, इस बेटी के साथ ये घटना हुई है, तो इस बेटी का क्या को न्याय दिलाइए, दलित को बार बार मन लाइए। मेरा कहना इतनी राजनीति मत करिए कि जिससे एक खाई बढ़ जाए और ये धीरे धीरे खाई पूरे हाथरस में मैंने देखा है। भूपेश जी, अभी मेरी बात हो रही थी, गांव गांव लोग जा रहे हैं, दलित परिवार हो, चाहे वो ठाकुर परिवार हो, सवर्ण परिवार हो, इस तरीके की खाई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्रदेश और देश तक जा रही है, जो देश के लिए बहुत हितकारी है। मुझे लगता है इस तरीके की राजनीति नहीं होना चाहिए, इस तरीके की राजनीति से बढ़ना चाहिए और उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोगों के साथ आना चाहिए और जितनी ज्यादा सजा होनी चाहिए दिलानी चाहिए। भूपेश। सुरेंद्र जी हाथ उठा रहे हैं, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं रमेश जी की बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता। मैं रमेश जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब दिसंबर में वो घटना हुई थी निर्भया वाली, तब उस वक्त रमेश जी आप सब लोगों के साथ मिलकर के संपूर्ण प्रतिपक्ष सहित कांग्रेस सहित सारे के सारे लोग उस भारत की बेटी को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए थे और सीएम शीला दीक्षित और पीएम नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा जा रहा था। आज आपके मुंह में दही जम गई है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से एक बार इस्तीफा मांग पाए। डीएम और एसपी के लिए आप बोल पा रहे हैं रमेश जी। ये अंतर है लोकतंत्र का, ये अंतर है भारत की बेटी का। आपको मैं पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं, इसी चैनल पर मांगिए इस्तीफा। जिस तरीके से निर्भया केस में आपने मनमोहन सिंह के खिलाफ, मैंने खुद सुना था, मनमोहन सिंह के खिलाफ और शीला दीक्षित के खिलाफ इस्तीफा मांगा गया था। मांगिए ना योगी आदित्यनाथ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सुरेंद्र राजपूत जी, इस्तीफा मांगना हमारा काम नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उस घटना में लिपापोती करेंगे तो हम लोग बात कहेंगे, इस्तीफा मांगना हमारा काम नहीं है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी ऐसे व्यक्ति को बख्शने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री जी बात, रमेश जी आता हूं आपके पास। इस समय धीरेन्द्र सिंह हमारे संवाददाता मौजूद हैं, वहां पर आपको बता दें रस्म अदायगी हो रही है, फूल चुनने की रस्म चल रही है। धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र, परिवार के लोगों का यह कहना था कि उनको नहीं पता कि किसका अंतिम संस्कार किया गया है, क्या आप वो मान रहे हैं कि उन्हीं की बेटी का अंतिम संस्कार किया गया था? फूल चुनने की वहां पर रस्म हो रही है। देखिए, जिस तरह देखिए सरकार के द्वारा आप देखिए डैमेज कंट्रोल करने की जो बात कही गई थी और किया गया, और प्रदेश स्तर के 2 अधिकारी यहां आए, उनके द्वारा परिवार के लोगों से घर में बैठकर आराम से खुले में जो है उनके द्वारा बातचीत की गई और उस बातचीत में उनको भरोसा दिलाया कि हम जो भी लोग आरोपी हैं उनको सजा दिलाएंगे। उसी के चलते अब देखिए परिवार ने अगला कदम उठाया, पीड़ित परिवार ने अगला कदम उठाया। फूल जो बेटी को जहां उनको जलाया गया था रात को, अब उसके फूल चुने जा रहे हैं। उसके बाद जिस हम लोग आगे ही कार्रवाई होती है, हमारे यहाँ गंगा में फूलों को प्रवाह किया जाता है। ये तो कहीं न कहीं अब लगता है कि परिवार कहीं न कहीं उस सारी बातों से जो आज अधिकारियों से बातचीत हुई है, बड़े अधिकारियों से, उनके आश्वासन से पूरी तरह कहीं न कहीं लग रहा संतुष्ट होता नजर आ रहा है और दिख रहा है। और इसी के चलते उसने अगला कदम अब ये दिखाया है कि वो जो फूल चुनने की तैयारी कर रहे हैं। धीरेन्द्र, समझना ये भी चाहेंगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 3, 4, 5 नेताओं के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए। कितनी देर में वो पहुंचेंगे और उनका क्या कार्यक्रम रहेगा? परिवार मिलेगा उनसे? किस किस्म की बातचीत हो सकती है? किस किस्म की वो मांगे रख सकते हैं राहुल गांधी के सामने? मुझसे सवाल कर रहे हैं कोहली जी? जी जी। हाँ, मैं बताना चाहूंगा, राहुल गांधी देखिए यहाँ पहुंचेंगे, जैसा कि अभी वो उनका लोकेशन बताया जा रहा है। वो दिल्ली से निकले थे काफी देर पहले, अभी रास्ते में, और कुछ 5 लोगों की अभी तक सरकार के द्वारा अनुमति दी गई है कि 5 लोग वहां पहुंचेंगे, 5 लोगों के साथ वो जाएं वहां पे, और तो कहीं न कहीं वो पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार जो है मतलब उनके सामने भी अपनी बात रखेगा। साथ ही मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देखिए जब पहले दिन घटनाक्रम हुआ 14 तारीख को, कोई देखिए पूरी घटना के पीछे नहीं कोई जाना चाहता। घटनाक्रम जब हुआ था, उस घटनाक्रम के बाद जब वो बच्ची वहां थाने पे आती है, थाने का वीडियो भी देखिए है, फिर वो अस्पताल में आती है, अस्पताल में उससे बात की
फिर वहाँ के लोकल रिपोर्टरों ने, तो उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो कहीं न कहीं अभी मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे ही उसको वहां से हाथरस से जब बच्ची को यहाँ के लिए रेफर किया जाता अलीगढ़ के लिए, तो ये जिला प्रशासन हाथरस ने कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी की बला टालने के लिए। चलिए, प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। संध्या दुबे, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत माफी के साथ आपके पास आऊंगा, बहुत देर से आप बैठे हैं, नहीं आ पाए आपके पास। समझना ये चाहूंगा, निर्भया का जो कांड हुआ था दिल्ली में और ये जो अब कांड हुआ है, समाज में कुछ जागरूकता आई, समाज कुछ बदला या प्रशासन कुछ बदला? कोई फेरबदल देखती हैं आप, या वही नतीजा ढाक के तीन पात, 1-2 साल के बाद फिर कोई ऐसा केस आएगा, देश में उबाल आएगा, राज्य में उबाल आएगा? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। नहीं लगता कि हमें किसी भी तरीके का कोई बदलाव अभी तक आया है, क्योंकि इस घटना के बाद भी आप देखें, उसी दिन अगले दिन आजमगढ़ से एक बेटी को घर के अंदर से उठा लिया जाता है। राजस्थान में उसी दिन 5-6 शहरों में लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो इन सब पे यही लगता है कि ये लोग जो राख पे राजनीति करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, जब कोई घटना होती है तो बहुत तेजी से बहस होती है, बहुत तेजी से राजनीति की बातें होती हैं, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप होते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा ही दुखद है कि इस तरीके की शर्मनाक घटनाओं पे हम बहस करके एक दूसरे को आरोपित करते हैं। कहाँ हैं वो लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं? तो इन घटनाओं के पहले ये क्यों नहीं इस तरीके से आगे आते हैं कि इस तरीके की घटना हो ही ना? कहा जाता है हर बार कि कड़े से कड़े कानून बनाएंगे, फिर अपराधियों को इसका डर क्यों नहीं? आज इन्हीं नेताओं से मेरा ये प्रश्न है कि आप लोग इतना आगे आ रहे हैं, इतना उछल कूद कर रहे हैं, लेकिन क्या जिनके पास एसपीजी सुरक्षा है, जिनके पास बड़े लोग हैं, गाड़ियां हैं, वो तो ठीक है, आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन जो सामान्य लोग, जिनकी बेटियां काम करने के लिए घर से बाहर निकल रही हैं, जा रहे हैं, तो क्या ये जवाब दे सकते हैं जितने भी लोग वहां बैठे हुए हैं राजनीति से जुड़े हुए कि हाँ मैंने इतना कर दिया है कि आज बेटी सुरक्षित जाए, तो घर में बैठे हुए माँ बाप को ये डर ना हो कि मेरी बेटी अभी क्यों नहीं आई? वो बार बार फोन करके उसकी सुरक्षा के लिए उससे ये ना पूछें कि बेटा तुम अभी कहाँ हो। यही प्रश्न इन लोगों से है कि ये इन प्रश्न का जवाब दें और संतुष्ट करें। मैं भी एक बेटी हूं, मेरे भी एक बच्चे हैं, तो ये प्रश्न इन लोगों का कहाँ है कि आज ये सुरक्षा है कहाँ? या तो मनोज यादव, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आऊंगा संध्या जी आपके पास। मनोज जी, कांग्रेस मुखर होकर विरोध कर रही है राज्य सरकार का, समाजवादी पार्टी कहीं पिछड़ती दिखाई दे रही है। देखिए भूपेश जी, डिबेट की शुरुआत मैं करूंगा बीजेपी के प्रवक्ता वैभव अग्रवाल जी से। वैभव अग्रवाल जी, जिस आराम तलबी से चेयर पे बैठे हैं स्पंज वाली, उतनी आराम से उत्तर प्रदेश की जनता नहीं बैठी है और ना ही उतनी आराम से वो अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात, आप ये अगर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आ रही है, समाजवादी पार्टी आ रही है, खैर समाजवादी पार्टी की इन सारे मुद्दों पे कभी पीछे नहीं रहती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी समय से पहुंचेंगे और पूरे प्रदेश को हमने ये बीजेपी की सरकार को जवाब देने का काम किया है कि अगर अन्याय करोगे तो हम सड़कों पे होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है, क्या अगर सरकार कह रही कि सब कुछ अच्छा था, वैभव जी से भी मेरा सवाल है, भूपेश जी आपसे भी कर रहा हूं, तो फिर रात के 2:30 बजे उस हमारी बहन को क्यों जलाया गया? एक बात, कौन दोषी है कौन निर्दोष है, ये काम सरकार का नहीं है, ये काम न्यायालय का है। अगर हमारी बहन स्वर्गीय उस बहन ने जिसको जिंदा जला दिया गया पुलिस के द्वारा, मैं तो ये शब्द कहूंगा, क्योंकि जब किसी अंतिम संस्कार की रस्म रिवाज नहीं पूरे होते हैं तो उसमें भी उसकी हत्या ही मानी जाएगी, क्योंकि सरकार के द्वारा ये किया गया। अगर बलात्कार हुआ अथवा नहीं हुआ, इस बात की क्या जल्दी थी? ये तो न्यायालय का काम है। सरकार जब न्यायालय का काम करने लग जाएगी भूपेश जी, तो निश्चित तौर पे लोगों के दिमाग, वैभव जी क्या ऐसी क्या जल्दी थी? नहीं समझ में आ रहा। पूरा देश के दिमाग में यही सवाल कौंध रहा है कि ऐसी कौन सी आफत आ रही थी कि सुबह तक होने तक का इंतजार नहीं कर सकती थी पुलिस, सुबह होने तक का इंतजार नहीं किया जा सकता था अंतिम संस्कार के लिए? इसका जवाब दीजिए सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भूपेश जी। इस बात का मैं जवाब दूंगा, लेकिन 10 सेकंड के बाद, क्योंकि मैं ये बोलूंगा मनोज जी को पूरे सम्मान के साथ कि मनोज जी मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपकी पार्टी का मैं सम्मान नहीं करता, क्योंकि आपकी पार्टी के मुखिया और उनके छोटे मुखिया दोनों ने ये बात बोली है, लड़के हैं क्या हो गया, गलतियां हो जाती हैं। तो देखिए आप जो कह रहे हैं मैं उसको दरकिनार करता हूं,
राजनीतिक रूप से भी और प्रारंभिक रूप से भी। तो देखिए, और जहां तक आपका राजनीतिक प्रश्न है कि रात को 2:30 बजे ऐसा क्या हो गया था, भूपेश जी देखिए ऐसा है कि हमारी सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे कोई भी नुकसान की बात हो, और मैं इस बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये मामला सब जुडिस है। जैसे कि मनोज जी ने बहुत सम्मान के साथ याद दिलाया हम सबको कि सही और गलत का काम न्यायालय का है, सरकार का काम सरकार चलाना होता है। मैं बिल्कुल ठीक बात उन्हीं के शब्द उन्हीं को वापस बता रहा हूं, और आपके चैनल से मैं बाकी सबको भी ये बोल रहा हूं कि मेरे ख्याल से हमें इस चीज का राजनीतिकरण ना कर किसकी गलती है, कहां है, कैसे है, उसके लिए थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा, और लोगों को अपने अपने लाभ लश्कर अपने अपने तलवारों के अपने अपने घरों के अंदर रखने चाहिए और अपनी तलवारें नहीं खींचनी चाहिए इस मसले पे तलवारों के साथ, लेकिन कलम खींचना चाहिए, सब पे चिट्ठीबाजी होनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गलती है तो सारे नेताओं को चिट्ठियां लिखकर ये बताना चाहिए कि हमें समय समय पर अलर्ट किया जाए, एक विधानसभा का अर्जेंट सत्र बुलाया जाए, उसके अंदर हम प्रश्न करेंगे, एसपी डीएसपी और जो इंस्पेक्टर सस्पेंड हुए हैं उनकी एसआईटी की रिपोर्ट। सुरेंद्र जी, आप लगातार हमलावर होते हैं, आप लगातार सरकार की कमियां गलतियां निकालते हैं, लेकिन विपक्ष का काम होता है सरकार को सलाह भी देना। आप सलाह नहीं देते, ये कह रही है बीजेपी। सलाह दीजिए सर, क्या करना है? नहीं, देखिए मैं आपसे बताऊं, हम तो सलाह देने के लिए ही लगातार बैठे हुए हैं भूपेश जी, और बहुत मैं धन्यवाद दूंगा आपको कम से कम कि आप सकारात्मक पक्ष रख रहे हैं। हमने तो सलाह पहले से दी कि छुपाइए मत, हमने तो पहले से सलाह दी कि पारदर्शी नीति अपनाइए, हमने तो पहले से सलाह दी कि हिंदू रीति रिवाज के साथ उस बिटिया का अंतिम संस्कार होना चाहिए, हमने तो सलाह सफदरजंग में दी, हमने तो सलाह पहले से दी कि 14 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी चुप क्यों थे, मुख्यमंत्री जी को क्षमा याचना करनी चाहिए। एक बार खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ जी क्षमा याचना कर दें कि हाँ इस देरी के लिए हमें नहीं पता चला प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, हम क्षमा मांगते हैं, आगे चले, आगे गलती नहीं होगी। लेकिन एक गलती को छुपाने के लिए लगातार जब शासन प्रशासन 2, 3, 4 गलतियां करेगा, आप मुझे बताइए कि परसों से लेकर के जिस दिन से यह घटना हुई, रात में शव जलाया गया, उस दिन से लेकर के आज तक आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया? मीडिया में कौन सा तालिबानी शख्स था, आप हमें बताइए। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि धारा 144 लगी हुई है तो आप मुझे अकेले भेज दीजिए, तब क्यों नहीं भेजा गया? आप देखिए धारा 144 जो है हाथरस जिले पे लगी हुई थी, गौतम बुद्ध नगर पे नहीं लगी हुई थी। जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ बदसलूकी की गई, क्या किसी एसपी की हैसियत है राहुल जी के साथ बदसलूकी करने की जब तक मुख्यमंत्री के यहां से आदेश ना आए? और उसके बाद जब राहुल जी और प्रियंका जी नहीं रुके, लल्लू जी जब नहीं रुके, तब आपने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया हाथरस को। पूरे हाथरस को कोरोना का कंटेनमेंट, यानी आपदा में अवसर आपने निकाल लिया। कंटेनमेंट जोन घोषित करने का मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में यह पहला मामला होगा कि राहुल गांधी गौतम बुद्ध नगर से हाथरस की ओर पैदल चलते हैं, उसके बाद सरकार पूरे हाथरस को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देती है, कोरोना जोन घोषित कर देती है। तो आपको क्या लगता है कि यह उचित है? वैभव जी, गलतियां तो हुई हैं प्रशासन से और ये सवाल उठ भी रहे हैं, डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगी सरकार, डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी? देखिए भूपेश जी, सुरेंद्र भाई जो कह रहे हैं वो मेरे ख्याल से काफी हद तक सच भी है। क्यों? क्योंकि एक परेशानी की बात है कि प्रश्न तो मेरे मन में भी है, आपके मन में भी है, सुरेंद्र भाई के मन में भी है, लेकिन आप ये समझे कि सरकार चलाने में व्यस्त रहती है और सरकार एम्पावरमेंट के जरिए अपने जो नीचे तबके के ऑफिसर्स होते हैं उन पे एक एम्पावरमेंट डालती है कि आप सरकार का प्रतिपक्ष रखें, आप सरकार की ओर से अपने अपने एरिया में उसको चलाएं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक पूरा सिस्टम है, ढांचा है। उस ढांचे के चलते यदि किसी की गलती हुई है तभी तो एसपी, डीएसपी, एसपी आईपीएस ऑफिसर है, मजाक थोड़ी है, एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। वो इसलिए क्योंकि हमें भी दिख रहा है गलती है, तो वो देखे ना कि गलती कहां है, किसकी है। यहाँ पे हमें 2 लाइनें खींचनी पड़ेंगी, एक सरकार के ऊपर खींचनी पड़ेगी जो कि लॉ की लाइन है, और दूसरी लाइन हमें खींचनी पड़ेगी जो कि सरकारी अफसर की लाइन है, उनको चेकिंग कैसे करी जाए। तो देखिए हमें इन दोनों पे लाइन खींच के तब हमें देखना पड़ेगा, और इस मुद्दे पे राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि जहां रमेश जी अब राजनीति का वक्त नहीं है। जो प्रशासन की तरफ से, जो सरकार की तरफ से अब जो सख्ती दिखाई जा रही है, तमाम अधिकारियों को निलंबित किया जा रही है, कहा जा रहा है कि एसआईटी की में एक एक बात को देखा जाएगा और जो कोई दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। आरोपियों को तो किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन जिन्होंने हीला हवाली करी है उन पर भी कार्रवाई होगी। ये पहले होना चाहिए था।
देखिए भूपेश जी, हम सब लोगों की नियत यही है कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके साथ कड़ी कड़ी कार्रवाई हो, और मेरा तो मानना है कि अगर जो व्यक्ति दोषी है उसको आजीवन कारावास में उसको फांसी की सजा हो। जहाँ तक बात सरकार की है, जहाँ तक बात जिला प्रशासन की है, तो लापरवाही तो हुई है। जिला प्रशासन स्तर पे लापरवाही हुई। पहली लापरवाही हुई कि अगर वो लड़की की मरने के बाद जिस तरीके से रात के अंधेरे में प्रशासन द्वारा परिवार की बिना सहमत से उसका शव का अंतिम संस्कार किया गया, वो गलत था। निश्चित रूप से ये कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा कि जिस तरह से जिला प्रशासन ने सबका दाह संस्कार किया वो गलत था। तो पहली लापरवाही हुई। दूसरी लापरवाही हुई कि जिस तरह से प्रशासन ने मीडिया को जाने से रोक दिया, उससे वही एक बड़ी लापरवाही थी। मीडिया के साथ बदसलूकी की गई, उनको जाने नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है कि जिले स्तर पर, यानी हाथरस के जिला प्रशासन स्तर पर लापरवाही हुई, और यही लापरवाही का तो नतीजा है कि जिस लापरवाही के कारण आज पूरा प्रदेश शासन और भारतीय जनता पार्टी सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। मुझे लगता है कि सरकार अब इन चीज़ों का डैमेज कंट्रोल कर रही है, इसके कारण उन्होंने अधिकारियों का निलंबन हुआ है। और मुझे लगता है जहां तक जिला प्रशासन में डीएम की बात है, देर सवेर उसकी भी जांच हो रही, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। सुरेंद्र जी, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, वो सवाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा वो सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कह रही है कि आप उत्तर प्रदेश में तुरंत आ जाते हैं, राजस्थान में क्यों नहीं जाते? इसका जवाब सर। मैं बिल्कुल, लेकिन धैर्यपूर्वक सुनिएगा, मैं पूरी तरीके से जवाब देता हूं। हम उत्तर प्रदेश में प्रतिपक्ष हैं, हमने सरकार को जगाने का काम किया। राजस्थान में कुछ भी गलत हो, कुछ भी गलत हो, एक नए पैसे का भी गलत हो, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र से कहता हूं कि वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहें, गृह मंत्री जी को कहें, जेपी नड्डा साहब को कहें, योगी आदित्यनाथ को कहें, या किसी को भी कहें, कोई धारा 144 नहीं लगी, कोई कंटेनमेंट जोन हमने नहीं बनाया। आप जाएं, पीड़िता से बात करें, आप जाएं पीड़ित परिवार से बात करें। पीड़िता ने अपना बयान दफा 164 में मजिस्ट्रेट के सामने दिया है कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, वो मजिस्ट्रेट के सामने बैठी हुई है। आप जाएं, बात करें। अगर आप भी जाएं, मैं आपसे भी कहता हूं, आदरणीय भूपेश जी और रमेश जी से भी कहता हूं कि आप अपने नेटवर्क को भेजें उस पीड़ित परिवार के यहां। अगर आपको जरा सा भी कहीं संदेह लगता है तो जो आप कहेंगे कांग्रेस पार्टी वो करेगी, वो अशोक गहलोत की भी खिंचाई करेगी और वो कांग्रेस सरकार की भी। हम इधर की उधर की बात नहीं करते हैं। आपको निर्भया केस में मैं बताऊं कि निर्भया केस के जिस समय अंतिम उसकी बात आई थी, तो प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी सहित पूरी कैबिनेट निर्भया बिटिया का शव लेने के लिए एयरपोर्ट पे खड़ी थी, आपको याद होगा। मैं आपको बताऊं, कल जंतर मंतर पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, क्या वो बेटी भारत की बेटी, जैसे रमेश जी ने भी कहा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं को वहां नहीं जाना चाहिए था? भारतीय जनता पार्टी के ये नेता जब अपनी सरकार को, अपने अधिकारियों को बचाने में लगते हैं तो निश्चित तौर पर प्रश्न खड़े होते हैं। हमारी तरीके से कहे ना कि खुलेआम सब है, जिसको जाना हो जाए। और मैं आपको एक बात बता दूं, रमेश जी को भी बता रहा हूं कि रमेश जी की अभी भी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो सीएम और पीएम से इस्तीफा मांग ले। अभी भी ये जिला प्रशासन पे अटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि तमाम तरीके के आरोप जो है ना वो अटक जाएंगे। मैं आपको रमेश जी बताऊं, सुरेंद्र जी, जब हम इस्तीफा मांगना चालू कर देंगे फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए, अपना काम करते रहें। मनोज यादव के पास चलेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मनोज जी, आपसे समझना ये चाहेंगे कि आपने बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी यहाँ पर नहीं है, वो आएंगे, समय से आएंगे, और उसके बाद हम, तो क्या नहीं लगता आपको कि कम से कम एक आवाज़ उठनी चाहिए थी सपा की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से? एक पुरानी पार्टी है, सरकार में सरकार भी बनाई है, आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं कई सालों तक, दशकों तक। देखिए भूपेश जी, समाजवादी पार्टी का जो कल का आंदोलन था, इससे पहले जो आंदोलन हुआ है वो पूरे प्रदेश के हर जिले में आंदोलन हुआ है, और हमने सैकड़ों मुकदमे अपने ऊपर लगवाए हैं, हजारों लोगों को लाठियां लगी हैं और सैकड़ों लोग घायल होकर अस्पतालों में लेटे हैं। बड़ा है, ठीक है, कवरेज नहीं मिला, कोई बात नहीं, कवरेज की राजनीति हम करते भी नहीं। लेकिन अभी इस डिबेट में एक बात कही गई, जैसे कि राजस्थान की बात कही गई। राजस्थान में किसी मीडिया को जाने से रोका गया हो तो उस पर राजनीति की जा सकती है, कांग्रेस से भी सवाल पूछा जा सकता है। किसी बीजेपी के नेता को अगर रोका गया हो तो बीजेपी के नेता भी सवाल पूछ सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं कि राजस्थान में भी घटना हुई। लेकिन बेशर्मी तब आ जाती है जब ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ आईना दिखाने के लिए वहां भी हो रहा है, वहां क्यों नहीं जा रहे हो? अरे क्या आपको ज्ञान नहीं है क्या कि विपक्ष ही जाता है
तो आप जाइए ना राजस्थान और छत्तीसगढ़ और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, आपको कौन रोक रखा है? आप तो बड़ी सरकार है। दूसरी बड़ी बात, हमारे रमेश अवस्थी जी कह रहे हैं कि दलित शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए। मैं भी सहमत हूं कि दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उस बात पे रमेश अवस्थी जी सवाल क्यों नहीं उठाते जब प्रधानमंत्री इसी समाज के लोगों का कुंभ के मेलों में पैर धुल धुल के चरणामृत पी रहे थे? उस पर तो सवाल उठाना चाहिए, वो क्यों कर रहे थे? जब अमित शाह गृह मंत्री और जब राष्ट्रपति चुने बनाए जाते हैं कोविंद जी, तो उनको दलित कह के संबोधित करते हैं, तब रमेश अवस्थी जी शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? तब बीजेपी की इस राजनीति पे सवाल क्यों नहीं उठता है? अगर आप ये आंकड़े उठा के देखेंगे कि एट्रोसिटी के सबसे ज्यादा मामला किसके लिए है, तो वो निकल के आएगा कि दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही सबसे ज्यादा है। वैभव जी आपके पास आऊंगा, कंक्लूड आपसे करूंगा, लेकिन इस बीच संध्या जी के पास जाना मुझे पड़ेगा, बहुत देर से मैं नहीं गया। संध्या जी, आपसे समझना ये चाहेंगे, आप लगातार सामाजिक कार्य करता रही हैं और समाज के बीच में रहती हैं। बच्चियां आत्मनिर्भर बने, बच्चियां आगे बढ़ें, ये महिलाओं के बिना देश की कल्पना नहीं की जा सकती। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, लेकिन सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित रहने के लिए क्या किया जाएगा? कौन सी ऐसी जादू की छड़ी बनाई जाएगी जो घुमाई जाएगी और महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित हो जाएंगी? बिल्कुल, मेरा एक प्रश्न है, वहां बैठे सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, तो मैं इस प्रश्न का जवाब भारत की बेटी के रूप में मैं पूछ रही हूँ। सारी बेटियों का एक ही सवाल है कि हमारे देश के आंकड़े बताते हैं हर 15 मिनट में एक महिला के साथ इस तरीके की घटना हो रही है। शायद वो शब्द बोलना भी शर्मनाक है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये एक शर्मनाक घटना हमारे देश में हो रही है। आप राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी पे, बीजेपी वाले उन पे, सपा वाले उन पे। कहना यह है कि हर किसी का शासन होता है, कहीं ना कहीं हर कोई फिर आगे आता है, कोई पीछे आता है। लेकिन जो ये कहे जाते हैं इतने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, सब कुछ किए, लेकिन क्यों आज भी इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं? या तो फिर यही होगा कि हम लोगों को ही आगे बढ़ के शायद ये अधिकार दिए जाए कि बेटा अब हम मोबाइल की जगह जेब में एक पिस्तौल रखने का अधिकार दे दो, और हम भी इस तरीके की घटनाएं करके लड़कियां बेटियां ये कहने लगे कि ठीक है हमने अपनी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया। तो मेरे एक प्रश्न का जवाब आप इन लोगों से जरूर पूछिए कि अगर हर तरफ इनकी सरकारें हैं, मैं जवाब लेता हूं। सुरेंद्र जी हाथ उठा रहे हैं, सबसे पहले सुरेंद्र जी कुछ बताना चाह रहे हैं, वक्त की कमी है सर, जल्दी। मैं संध्या जी से 100% सहमत हूं। आज की डेट में मेरे देश की बेटियों को लाइसेंस मिलने चाहिए और हथियारों का प्रशिक्षण मिलना चाहिए, और साथ में संध्या जी जैसे लोगों को राजनीतिक दलों के ऊपर और सत्ता के ऊपर दबाव समूह के रूप में सड़क पर आना चाहिए और दबाव बनाना चाहिए, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, सपा की हो या बसपा की हो। और ये बात टीवी पर कहने की जगह पर अगर संध्या जी जैसे लोग पूरे देश में एक दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप बनाएंगे तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। हम मानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि लड़कियों को हथियार दिए जाने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वैभव अग्रवाल कंक्लूड करें जल्दी। कांग्रेस की इसी मानसिकता की वजह से मैं समझता हूं कि सुरेंद्र जी थोड़ा सा इस पे वापस गौर करना चाहेंगे, लेकिन कांग्रेस की इसी मानसिकता की वजह से मेरे ख्याल से कांग्रेस सरकार में नहीं है और जनता उनको सत्ता नहीं देना चाहती है और विश्वास नहीं करती है। जहां तक हाथरस जैसी घटनाओं की बात है, भारत सरकार यानी केंद्र सरकार के साथ भाजपा शासित सभी प्रदेशों में एक पुरजोर कोशिश करी जा रही है, जहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन एक आंदोलन के रूप में देखा जाए, बनिस्बत इसके कि एक स्कीम के बेसिस पे देखा जाए। और हमने इसको एक मिशन बनाया है कि आने वाले कुछ सालों में हमने पहले ही लॉज में काफी चेंजेस करवाए हैं और बेटियों के प्रोटेक्शन के लिए और उनको पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, और हम आगे भी इसी प्रोटेक्शन को आगे ले जाने में कटिबद्ध रहेंगे। जहां तक हाथरस की बात है, हाथरस देखिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, राजनीति करने से कोई फायदा नहीं। मैं रमेश अवस्थी जी को शत नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली कि हाथरस की बेटी बेटी है, दलित बेटी, मुसलमान बेटी, सिख बेटी, हिंदू बेटी, जैन बेटी नहीं है, वो बेटी है, वो मेरी बहन है, वो आपकी बहन है, वो बेटी है। अपना लाभ लश्कर छोड़कर केवल सरकार। रमेश जी 10 सेकंड, आपको वक्त की कमी है। ये समझना चाहूंगा कि राहुल गांधी वहां मिल लेंगे, प्रियंका गांधी वहां पर मिल लेंगी, परिवार को सांत्वना दे देंगे, SIT की रिपोर्ट आ जाएगी, कुछ और अधिकारियों पर गाज गिर जाएगी, इतने में मामला खत्म हो जाएगा, या इसको अभी आप और दूसरे तरीके से मामले को देखते हैं कि ये मामला अभी विपक्ष छोड़ने के मूड में नहीं है और इस मामले को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा?
मुझे लगता है कि राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं और तमाम कांग्रेस के लोग अगर वहाँ मिलने जा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है उस परिवार को सांत्वना देने के लिए कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, कोई सामाजिक व्यक्ति अगर जाता है तो ये अच्छी बात है और न्याय दिलाने के लिए जाता है, अच्छी बात है। और ये हर आदमी चाहता है, पूरा देश चाहता है कि जिस तरह से उस लड़की के साथ अन्याय हुआ है, बलात्कार की घटना हुई है, तो उसको न्याय मिले और जो दोषी हैं उनको आजीवन कारावास या उनको फांसी की सजा मिले। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अब जिस तरह से ये मामला आगे गर्मा गया है और जिस तरीके से राजनीति हुई है, तो मुझे नहीं लगता है भूपेश कि अभी मामला जल्दी ठंडा होने वाला है। ये धीरे धीरे राजनीति और बढ़ेगी। अभी कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, फिर अखिलेश यादव जी शायद बाहर हैं, अखिलेश यादव जी जाएंगे, उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती जाएंगी। धीरे धीरे जिस तरह के चुनावी रणनीति आगे अब जो बढ़ रही है, 2022 का चुनाव आ रहा है, मुझे लगता है धीरे धीरे इसका राजनीतिक कण हो रहा है और इसमें तमाम सभी दल, मैं किसी एक दल की बात नहीं करता हूं, सभी दल इसको मुद्दे को भुनाने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां जिस तरह से सरकार इसको डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, वहीं पर जो विपक्ष है वो आक्रामक मूड में है, उसका पूरा राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। स्मृति ईरानी ने कहा इंसाफ से कोई लेना देना नहीं है राहुल गांधी का, राजनीतिक जो जमीन खोई हुई है उनकी, उस जमीन को तलाश रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उत्तर प्रदेश में कोई सिस्टम बचा है क्या? जब से ये सरकार सत्ता में आई है ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच राहुल गांधी की मुलाकात होने वाली है परिजनों से, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। वैभव अग्रवाल बहुत शुक्रिया आपका, सुरेंद्र राजपूत जी बहुत शुक्रिया, मनोज यादव बहुत शुक्रिया, संध्या दुबे जी आपका बहुत शुक्रिया, रमेश अवस्थी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत, सहारा अपना।